नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। हम ये जानेंगे कि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो कैसे काम करता है, उसका क्या काम है और ये कैसे बाकी सारी चीजों को हमारे शरीर में प्रभावित करता है। यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए या हमारे शरीर में ये क्या भूमिका निभाता है हमारा श्वसन तंत्र। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि जब भी आप देखोगे कि बचपन में आप दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, भाग रहे हो या आप जब भी खेल रहे हो, कभी आपने दौड़ के बस पकड़ी हो या जब आपकी स्कूल में घंटी लगती थी छुट्टी वाली और तब हम लोग दौड़ के जाते थे बस स्टैंड पे कि बस हमको पकड़नी है, ठीक है, बस में पहली सीट पे बैठना है। या फिर अपने घर के लिए जाते थे, साइकिल चलाते थे, तो उस समय क्या होता था कि हम लोग का जो सांस लेने का दर है, यानी हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते थे। और आप कभी देखेंगे, गौर करे होंगे कि जब आप सोते हैं या कोई और सो रहा हो, आप उसको देखिए तो उस समय वो बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान वो या तो सांस अंदर ले रहा होता है, यानी कि बाहर की जो वायुमंडल की हवा है, वायु है, उसको वो अपने भीतर भरता है। किसके जरिए? नाक के जरिए या मुंह के जरिए। हम लोग दो जगह से सांस ले सकते हैं। एक नेजल कैविटी होती है, नाक होता है, और एक बक्कल कैविटी माउथ के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि दो लोग अलग अलग तरीके से, दो तरीके से हम लोग सांस ले सकते हैं। लेकिन क्रियाविधि, जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो उस समय क्या होता है, हमारी जो सांस लेने की दर है, यानी हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और जब नॉर्मल स्टेज में रहते हैं, जैसे कि अभी मैं एकदम आराम से सांस ले रहा हूं, लेकिन अभी कोई दौड़ के आए, ठीक है, तो उस समय आप जब उसको देखेंगे तो उसकी सांस वो ऐसे ले रहा होगा। मुझे गौर से देखिए, ऐसे जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा और धीरे धीरे उसकी सांस नॉर्मल होती है, ठीक है। कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं, अरे कहाँ इतनी जोर से दौड़ के आ रहे हो, थोड़ा सांस ले लो, थम लो, उसके बाद अपनी बात बताओ। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सांस तेजी से लेते हैं। अब क्यों सांस हम लोग तेजी से लेते हैं, हमारी बॉडी ऐसा क्यों करती है, उसके बारे में भी इसमें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो दो होती है। जैसे कि एक होता है सांस लेना, जिसे कहते हैं अंतः श्वसन। जैसे उसमें क्या होता है कि वायुमंडल से, यानी कि हमारे अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है उससे वायु लेके हम अपने फेफड़ों के अंदर भरते हैं। और एक होता है उच्छ्वसन, यानी कि अपने जो शरीर के अंदर हमने फेफड़े में वायु भर रखी है, वो जब यूज हो जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, अपने फेफड़े से बाहर वायुमंडल में निकालते हैं। उसको कहते हैं उच्छ्वसन, यानी कि शरीर सांस को अपने बॉडी से बाहर निकालना। तो ये दो तरह के होते हैं, इसको कहते हैं सांस लेना। यानी अगर हम एक सांस की बात करें कि अगर हम एक सांस या एक श्वास लिए हैं या एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दो मिला के एक ब्रीथ होती है, ठीक है। एक सांस में क्या होता है, सांस जो हम अंदर लिए वो भी शामिल है और जो हमने हवा बाहर निकाली है नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, वो भी उसमें शामिल है। ये दोनों ही चीजें एक सांस में शामिल होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सांस हम लोग क्यों लेते हैं। आपको पता है कि जो भोजन हम खाते हैं, जो भी भोजन हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, वो पचता है। पचने के बाद वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हमको यूज भी तो लेना है अपने शरीर में एनर्जी के तौर पे। जैसे कि आपके पिताजी, आपके घर में कोई भी जो बड़ा हो, घर में गार्जियन हो, वो पैसे कमाता है। पैसे कमाने के लिए वो वर्क करता है। वर्क करने के बाद उसे सैलरी मिलती है। सैलरी वो कहाँ इकट्ठा होती है, उसके अकाउंट में, ठीक है। कोई लोग अकाउंट से निकाल भी लेते हैं, लेकिन अमूमन सबकी सैलरी अकाउंट में ही आती है। फिर वहां से जैसी जिसकी जरूरत होती है वो वहां से अपनी सैलरी निकालता है और अलग अलग अपने घर के कामों में खर्चा करता है। उसी तरह जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में आके इकट्ठा होता है और उसकी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। लेकिन फिर हमारे बॉडी को अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग तरह की लेवल की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे भागते समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सोते समय बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, खाते समय उससे थोड़ा ज्यादा लगती है, बोलते समय अगर आप नॉर्मली बोल रहे हैं तो आपको कम एनर्जी लगेगा। लेकिन आप देखिए, जब आप गुस्साते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, या फिर आप बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हो, 100-200 लोगों की क्लास हो
या 100 लोग की क्लास, उसमें आप बिना माइक के जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हो, तो उस समय एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा खर्चा होती है और उस समय आपकी ब्रीथिंग रेट भी ज्यादा होती है। अब सब जगह से बात घुमा फिरा के आ रही कि ब्रीथिंग रेट ही हर बार, जब भी एनर्जी हमको ज्यादा चाहिए तो ब्रीथिंग रेट ज्यादा चाहिए, ये बात आती है। तो इसमें क्या होता है कि भोजन जो हमने पचा लिया उसमें जो संचित ऊर्जा हमारे बॉडी में संचित हो गई ग्लूकोज के रूप में, एटीपी के रूप में, और जब उसको हमको वापस उसे एनर्जी प्राप्त करनी है तो हमें सांस की आवश्यकता होती है, श्वसन लेना जरूरी होता है। और यही क्या होती है, यही श्वसन के समय यही जो एनर्जी हमारे बॉडी में बनी हुई है, जो हमने खाने के द्वारा स्टोर किया है, यही टूटती है और हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। ठीक है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अब ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है, जो हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जाता कहाँ है? आपको इसके पहले मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर पे हमारे ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे शरीर के हर एक सेल तक, छोटे से छोटे भाग में हर एक सेल तक कैरी करता है। और हर एक सेल में हम जो खाना खाते हैं उसकी एनर्जी जाके इकट्ठा हो जाती है और फिर वापस जब हम ये ऑक्सीजन फेफड़े में भरते हैं तो वहां से क्या होता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है। उस समय मैंने बताया था, ठीक है, पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स से हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और वहां पूरी बॉडी में जब सप्लाई हो जाता है तो जहां जहां ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वहां पे ये ऊर्जा को उत्पन्न करता है। और उस दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वापस वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी हीमोग्लोबिन के जरिए कहाँ आता है, लंग्स में आता है, ब्लड के जरिए लंग्स में आता है और वहां से हम लोग उसको बाहर वायुमंडल में निकाल देते हैं। यही पूरी प्रक्रिया श्वसन तंत्र कहलाती है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाती है। अब क्या होता है कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के टूटने में सहायता करता है। कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन की ऊर्जा जाके इकट्ठी हो गई वो टूट रही है, यानी वो विखंडित हो रही है और उसी से हमें ऊर्जा मिल रही है। अब क्या होता है कि कोशिकाओं में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होने लगी। इसे ही क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। जब कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना एनर्जी को खर्चा कर रही है, तोड़ रही है और बॉडी को दे रही है, उसे क्या कहते हैं, वायवीय या कोशिकीय श्वसन कहते हैं, यानी क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें और आगे है कि कोशिका के अंदर देखिए क्या होता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो फाइनली ग्लूकोज के रूप में अधिकतर जाके इकट्ठा होता है, कोशिकाओं में जाके इकट्ठा हो जाता है। और जब इसमें ऑक्सीजन जाके मिलता है, जब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो यही ग्लूकोज किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में। कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम लोग नाक के द्वारा बाहर निकाल दिए, जल और ऊर्जा हमारे शरीर ने क्या किया, उसको यूज कर लिया। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, यानी कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब आपने बहुत गौर किया होगा कि आप बहुत देर से साइकिल चला रहे हैं, बहुत तेज साइकिल चला रहे हैं और थोड़ी देर में आपके पैर में दर्द होने लगता है, आपकी थाइस में, पैर में दर्द होने लगता है। साइकिल बहुत तेज चलाने के कारण आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। अब उतने ऊर्जा यानी उतना जोर से आप ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर भर नहीं पा रहे हैं, उतनी तेजी से सांस खींच नहीं पा रहे हैं अंदर। और उस समय क्या होता है कि हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, पेशी ऊतक होते हैं, उसमें क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी अवायवीय श्वसन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज किसमें टूटता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनती है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारी जो पेशियां हैं उसमें अकड़न पैदा करता है, दर्द पैदा करता है। आप कभी देखे होंगे कि आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं या फिर आप हाथ ऊपर करके जाला झाड़ रहे हैं घर का, तो होली के समय क्या होता है कि पूरा घर एकदम गंदा रहता है और हम लोग अचानक से पूरा एक दिन के लिए भिड़ जाते हैं घर में और जाला वाला झाड़ने लगते हैं और हाथ ऐसे ऊपर उठाए रखते हैं। हाथ ऊपर उठाने से क्या होता है कि जो बॉडी का हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर की तरफ उतनी तेजी से नहीं जा पाता है और उतनी तेजी से न जाने के कारण ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता है। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो हमारे यहाँ कंधे पे इतने दूर पे क्या होता है,
एनारोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है, क्योंकि हमारे हाथ को तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी क्या करती है उस समय वो उतनी की यहाँ की कोशिकाएं एनारोबिक रिस्पायरेशन करती हैं और उस समय ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ देती हैं और ऊर्जा में बदल देती हैं। और वही लैक्टिक एसिड जब यहाँ बनने लगता है तो थोड़ी देर बाद हमारा ये हाथ क्या होता है, दर्द होने लगता है। फिर हम अपना हाथ नीचे कर लेते हैं, फिर से सप्लाई सही हो जाती है, ब्लड तेजी से जाने लगता है और हमारा हाथ दर्द ठीक हो जाता है। आप जिम में भी इसी तरह जाते होंगे, कई हमारे बच्चे हैं जो एक्सरसाइज करते होंगे, जिम करते होंगे, वर्जिश करते होंगे, तो उसमें क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी दर्द होने लगती है, जगह जगह अकड़न हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और उतनी तेजी से हम सांस अंदर ले नहीं पाते, भर नहीं पाते हैं। तब हमारी बॉडी क्या करती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो कोशिकाएं होती हैं वो करना शुरू कर देती हैं और उसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है जो हमारी बॉडी में दर्द और अकड़न महसूस कराता है। तब हमारे जो ट्रेनर होता है या फिर हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि आप गर्म पानी से नहाइए। तो गर्म पानी के नहाने से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो तेजी से होने लगता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा तो ब्लड में जो मिली हुई ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन हर जगह पहुंचा रहा है, तेजी से ऑक्सीजन पहुंचेगी और अकड़न क्या होगी, वो दूर होगी। अब अकड़न कैसे दूर होती है? जब लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने लगती है तो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है और अकड़न और जो दर्द हमें हो रहा है वो भी खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि अवायवीय श्वसन और कौन कौन से लोग करते हैं। जैसे कि आपने यीस्ट सुना होगा, यीस्ट का उपयोग जो अल्कोहल इंडस्ट्री है उसमें किया जाता है। ये यीस्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है और उस एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान ये अल्कोहल की भरपूर मात्रा पैदा करता है। तो इसलिए इसका यीस्ट का उपयोग बियर बनाने की कंपनी, जो बियर फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है, जो अल्कोहल बनाने की, वाइन बनाने की फैक्ट्री होती है उसमें किया जाता है और ये ढेर सारा अल्कोहल उत्पन्न करता है एनारोबिक रिस्पायरेशन के जरिए। अब ये क्या करता है, क्योंकि यीस्ट जैसे जीव अवायवीय श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन के दौरान ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज को अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा में तोड़ देते हैं। इसी कारण यीस्ट का उपयोग बियर इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री या अल्कोहल, शराब बनाने वाले कारखानों में किया जाता है, जहां पे ये क्या करता है, ग्लूकोज को फर्मेंटेशन के द्वारा किसमें तोड़ता है, वायु की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में तोड़ देता है। और इसी कारण यीस्ट को क्या कहते हैं, अवायवीय जीव कहते हैं। और हम क्या हैं, हम सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी जीव हैं, वो क्या हैं, वायुवीय जीव हैं। हम लोग जीने के लिए अपने शरीर में संचित ऊर्जा को यूज करने के लिए, तोड़ने के लिए, तोड़ के यूज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें वायुवीय जीव कहा जाता है और हमारे श्वसन को वायुवीय श्वसन कहते हैं। O2 से भरपूर यानी ऑक्सीजन से भरपूर वायु को ग्रहण करना, यानी ऑक्सीजन से भरपूर वायु को ग्रहण करना अंतः श्वसन कहलाता है और CO2 से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, नाक के द्वारा बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। अब ये क्या होता है, अब देखिए, जब भी हम वायुमंडल से हम जो भी हवा या सांस अपने अंदर भर रहे हैं, इस समय जो मैं ऑक्सीजन, जितनी भी हवा है वो भर रहा हूं, तो इसमें ये नहीं है कि सारी की सारी ऑक्सीजन ही जा रही है, यानी प्योर ऑक्सीजन मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इस समय मैं वायुमंडल से हवा ले रहा हूं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, आप सभी को मालूम है, 21% के अराउंड होता है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है। तो जो भी अगर हम सांस ले रहे हैं तो अगर उसको 100% माने कि जैसे हमने एक सांस ली, ये पूरी 100% है, हमने 100% वायु भरी अपने फेफड़े में, और उस फेफड़े में जो वायु हमने भरी है उसमें 21% क्या है, ऑक्सीजन है। उस 21% ऑक्सीजन का हम सिर्फ और सिर्फ 5%, मुश्किल से 5% जो होता है वो यूज कर पाते हैं। बाकी की 16% ऑक्सीजन अनयूज्ड, बाहर जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसके द्वारा निकल जाती है। अगर इसी ऑक्सीजन के उपयोग को हम बढ़ा लें, ठीक है, अपनी सांस को ज्यादा देर तक रोकने की क्षमता रख लें, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में ज्यादा यूज होगा और एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप योग करिए, योग के द्वारा क्या करिए, प्राणायाम, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ठहराव को बढ़ाती हैं, जिससे हमारी बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है।
तो अभी आपको ये पता है अच्छे से कि जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो 21% ऑक्सीजन होता है। हम ये नहीं कह रहे कि 21 होता है, 21% परसेंटेज की बात हो रही है कि जो भी हमने सांस लिया है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। उस 21% ऑक्सीजन में से सिर्फ 5% यानी 21 को अगर जैसे बांटा जाए तो उसका सिर्फ 5% भाग ही क्या होता है, यूज होता है, और 16% भाग वापस वायुमंडल में हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं तो उस समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा परसेंटेज में कितनी होती है, जितना कि वायुमंडल में होगी। यानी वायुमंडल में उस समय ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.04% हम लोग ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या जा रही है, उसी सांस के साथ अंदर जा रही है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, बाहर जब सांस निकाल रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं, नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी होती है। ठीक है, उसकी मात्रा कितनी होती है, 4.4% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है। यानी कि हम जब ऑक्सीजन यानी कि जब हम इनटेक कर रहे थे एयर का, तो उस समय परसेंटेज कितना था, 0.04% किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, छोड़ी हुई सांस में 4.44% के लगभग होती है। तो ये काफी समृद्ध कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त क्या होती है, गैस होती है जो हम बाहर छोड़ते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होती है, 16% ऑक्सीजन अवश्य होती है। इसीलिए जब हम लोग सीपीआर देते हैं, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, पिक्चर में देखते होंगे पानी में डूब रहा है, उसको बाहर निकाले, जमीन पे लेटाए, उसका मुंह ऐसे खोल के हम लोग क्या करते हैं, उसमें सांस देते हैं उसके मुंह के द्वारा, ताकि लंग्स में सांस जाए और उसको फिर से उसकी प्राण को बचाया जा सके, उसके जीवन को बचाया जा सके। तो अगर जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसके मुंह के अंदर, उसमें टोटली कार्बन डाइऑक्साइड होती, तो वो जिंदा ही नहीं हो पाता, वो काम सही कर ही नहीं पाता। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि श्वसन दर क्या होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है, ठीक है, सांस को मतलब ब्रीथ को मैंने पहले ही बता दिया कि ब्रीथ में इनटेक और आउटटेक दोनों मिला के एक ब्रीथ होती है। यानी 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति जितनी ब्रीथ करता है, जितनी भी सांस लेता है, वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं 15 बार अगर गिन के आ रहा है, तो उस 15 बार में सांस लेना, सांस छोड़ना, ये एक बार में गिना जाएगा। इस तरह से मैं 15 बार या 16 बार सांस ले सकता हूं। लेकिन ये सिचुएशन के मुताबिक बढ़ भी जाती है। कभी कभी जब हम लोग को बुखार हो जाता है, या फिर बीपी लो हो जाती है, या फिर हम लोग दौड़ भाग करके आ रहे हो, कोई शारीरिक श्रम करके आ रहे हो, तो उस समय हमारा जो श्वसन दर है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए हम लोग तेजी से सांस लेना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 16,000 से लेकर 20,000 सांस एक डे में लेता है, यानी एक दिन में लेता है। 16,000 से 20,000 सांस एक दिन में लेता है। और कितने लीटर वायु लेता है अपने अंदर? 11,000 लीटर वायु, ना कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। 11,000 लीटर वायु हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। ये सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में ये आंकड़ा है, ये एक दिन का है, ठीक है। और जो आपको बता ही दिया कि एक सांस से अभिप्राय क्या होता है। अब अगली बात आते हैं कि जो क्रिया विधि क्या है, सांस लेने की क्रिया विधि मेन चीज है। अब देखिए, सांस लेने में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग नाक से सांस लेते हैं, जिसे नोजल ओपनिंग कहते हैं, यहाँ से सांस लेते हैं। नोजल कैविटी के द्वारा कहाँ जाता है, वो ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जाता है, विंड पाइप से होते हुए हमारे दोनों फेफड़ों में भर जाता है। और यहीं से क्या होता है, फिर ये हार्ट में जाता है, हार्ट से एक्सचेंज होके बाकी पूरी जगह पे शरीर में सप्लाई हो जाती है। लेकिन बात करते हैं नाक से शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। इनटेक मतलब सांस को अंदर ले रहे हैं। जब देखेंगे कि नाक में हमारे छोटे छोटे रोए होते हैं, और वो रोए हमेशा गीले होते हैं, उसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। अब ये म्यूकस का सिक्रीशन और इसमें रोए क्यों है, कई लोग होंगे नाक के बाल उनको पसंद नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही हमारी नेचर ने बहुत ही सोच समझ के ये चीजें बनाई हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें ढेर सारे और भी धूल के कण, बैक्टीरिया, अन्य जो कीटाणु होते हैं, जो सूक्ष्म हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, वो हमारी सांस के द्वारा क्या होते हैं, अंदर जाते रहते हैं। उनको अपने फेफड़े तक पहुंचने के पहले रोकना जरूरी है। अगर वो फेफड़े में पहुंच जाएंगे तो वहां पे संक्रमण पैदा कर देंगे, रोग पैदा कर देंगे।
तो उसको रोकने के लिए हमारे दोनों नाक में क्या होते हैं, बाल होते हैं, और उसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है, जिससे जो भी धूल के कण होते हैं वो बाल में फंस के चिपक जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते हैं। और म्यूकस की वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए हम बहुत ज्यादा, जैसे गर्मी के समय में जब लू चलती है तो जो हम सांस लेते हैं उसको क्या करता है, वो नमी उस सांस में बनाए रखता है। ये म्यूकस क्या करता है, सांस में नमी बनाए रखता है। अगर सोचिए उतनी लू भरी सांस अगर हम लोग यानी वायु अगर अंदर ले रहे हैं तो हमारा ये सारा नाक क्या होता है, सूख जाएगा अंदर से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा देर अगर आप गर्म हवा ले लीजिए, ज्यादा देर लू में घूम लीजिए और सांस ले लीजिए तो आपके यहाँ पे नाक में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो म्यूकस क्या होता है, वो सूख जाता है, इस वजह से वो दर्द होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा लू हो तो नाक पे क्या करते हैं, नाक पे लोग गमछे वमछे से बांध लेते हैं, जिससे लू के असर से बचा जा सके, गर्म हवा को थोड़ा सा वेंटिलेट होके अंदर जाने को मिले, ताकि म्यूकस उतना सूखे ना। तो ये मेन काम हो गया म्यूकस का, नाक का मेन काम ये हो गया। यहां से कहा जाती है, गले में आती है। अब गले में आने के बाद देखिए क्या होता होगा कि कभी आपने जब खाना खाया होगा तो खाना खाते समय कहते हैं ना कि लोग बात नहीं करना चाहिए। गले में आपने एक ट्रैक्टर देखा ही होगा, कभी ना कभी ट्रैक्टर देखा होगा, उस ट्रैक्टर के ऊपर से एक साइलेंसर जो ट्रैक्टर का होता है वो सीधे ऐसे ऊपर निकला होता है और उसके ऊपर ऐसे फ्लैप लगा होता है जो ऐसे 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 करता रहता है। ठीक है, जब उसमें से हवा निकलती तो वो खुलता है और जब हवा नहीं निकलती तो वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइलेंसर ऊपर होने के नाते ये होता है कि कहीं बारिश का पानी या कोई उसमें और चीज अंदर न चली जाए, इसलिए वो फ्लैप लगा रहता है। उसी तरह हमारे भी गले में एक फ्लैप होता है जिसे कहते हैं वॉल्व टाइप का होता है, जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये वॉल्व क्या होता है, खुल जाता है और वहां से हमारा जो खाना होता है वो ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, कहा जाता है ईसोफेगस में जाता है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वॉल्व बंद हो जाता है, जो हमारी सांस कहाँ जाती है, ट्रैकिया से होते हुए विंड पाइप में जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब खाना खाते समय अगर आप बात करोगे तो कभी कभी क्या होता है, इसका तालमेल सही से नहीं बैठ पाता है और आप खाना खाते समय जब बोल रहे हो तो बोलने में हमको सांस बाहर निकालते हैं, वो हमारे लैरिंग्स यानी वोकल कॉर्ड से जब हमारी सांस लड़ती है तो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। खाना खाते समय जब हम ऐसा करते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, माल फंक्शनिंग कर देता है, सही से काम नहीं कर पाता है और कुछ खाने के ड्रॉपलेट्स जो टुकड़े होते हैं वो हमारे ट्रैकिया में विंड पाइप की तरफ चले जाते हैं। तब हमें जोर से खांसी आती है और वो वापस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या होती है, खांसी आती है। अब ये होता है कि नथुनों के द्वारा कहा गया, नासा द्वार से होते हुए श्वसन नली से फेफड़े में गया। अब फेफड़ा क्या है, फेफड़ा एकदम रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बलून आपने देखा, बलून मुलायम उस तरह होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब इसको इतने सॉफ्ट स्ट्रक्चर को ढकने के लिए, मतलब ऐसा ना हो कि किसी के आपसे दुश्मनी और वो एक घुसा आपके सीने पे मार दे और आपका फेफड़ा पिचक जाए और आपकी सारी सांस खत्म हो जाए, आप मर जाए। तो उससे बचने के लिए, यानी किसी भी आघात से फेफड़े को बचाने के लिए, फेफड़े के चारों तरफ रिब केज यानी थोरेसिक कैविटी होती है जो रिब केज का निर्माण करती है। रिब केज आप देखोगे, यहाँ पे आप छूइए, आपको यहाँ पे हड्डी पता चलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पूरी हड्डी है आपकी, ये जितनी भी ये सारी क्या है, हड्डियां हैं। लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हड्डी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बाएं की तरफ जाएंगे, देखिए यहाँ पे हड्डी है। थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे करता हूँ, थोड़ा सा बाएं की तरफ जाएंगे, देखिए यहाँ पे हड्डी है नीचे, ये इधर से ऐसे जा रही है, ना कि सीधे नीचे आई है। ठीक है, यहां से ये नीचे जा रही है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे होता है डायाफ्राम, एक पेशी होती है। ठीक है, ये यहाँ पूरा डायाफ्राम होता है, वो खिंचा रहता है हमेशा। और ये हमारा थोरेसिक केज, ठीक है, ये रहता है। इसके अंदर ये ढेर सारे रिब्स है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा फेफड़ा और दिल सुरक्षित रहता है। क्योंकि फेफड़ा और जो हृदय है यानी दिल जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और बाहरी आघात से उसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसीलिए ये जो प्रोटेक्शन है इसको कहते हैं रिब केज कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पसली पिंजर। हमारे पास ये पसलियां हैं और उसका एक पिंजरा बना है जिसके अंदर क्या है, हमारे दोनों फेफड़े हैं और हमारा हृदय है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अब क्या होता है, आप जानते हैं हमेशा जो दाब होता है वो उच्च से निम्न दाब की तरफ जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा केज है, रिब केज, जिसके अंदर फेफड़ा है और यहाँ पे हमारा डायाफ्राम लगा है। जब भी हम सांस लेना चाहते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ खिंचता है,
ये नीचे की तरफ खींचता है तो ये केज क्या होता है, बाहर की तरफ खुलता है। केज क्या होता है, बाहर की तरफ खुलता है। बाहर की तरफ खुलने से जो फेफड़ा होता है उसको जगह मिलती है, वहां का एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ा तो एरिया बढ़ने के पहले से जो वायु उसके अंदर थी, एरिया बढ़ा तो वायु दाब घट गया। वायु दाब किससे घटा है, जो एटमॉस्फेरिक वायु दाब है उससे कम हो गया है। तो जैसे उससे कम हुआ तो इसके अंदर तुरंत सांस क्या होती है, भर जाती है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो दाब है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ काम करता है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ, हमारे यहाँ का प्रेशर कम हुआ, तुरंत क्या हुआ, सांस अंदर भर गई। अब अंदर भरी हुई सांस को बाहर कैसे निकलना है, वापस से क्या होता है, जो डायफ्राम नीचे की तरफ खींचा हुआ था, ठीक है, जब हम सांस लेते देखिए मेरा सीना बाहर आया, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, अभी मैंने सांस रोक रखी है। अब हम जब सांस छोड़ते हैं तो वापस से ये डायफ्राम क्या होता है, अपनी स्थिति में आता है। और जब अपनी स्थिति में आता है तो ये जो हमारा रिब केज है ये वापस से अपनी स्थिति में सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से क्या होता है, देखिए जैसे मैं सांस छोड़ूंगा तो देखना आप, सांस में ले रहा हूं, जैसे मैंने छोड़ा मेरा रिब केज सिकुड़ा और ये डायफ्राम वापस अपनी स्थिति में आ गया। रिब केज के सिकुड़ने से क्या होता है कि जो फेफड़े में हवा भरी थी उस पर तुरंत प्रेशर पड़ता है, और तुरंत प्रेशर पड़ने से क्या होता है, बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है उससे ज्यादा हमारे फेफड़े के अंदर वायुमंडलीय मतलब जो वायु दाब है वो ज्यादा हो जाता है। बाहर के वायुमंडलीय दाब से हमारे फेफड़े के अंदर का वायु दाब ज्यादा हो जाता है, और इसी कारण क्या होता है, हमारा जो फेफड़े से सांस है वो बाहर निकल जाती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि डायफ्राम जब नीचे जाता है तो जो हमारा रिब के जो बाहर की तरफ फैलता है, फेफड़े को ज्यादा जगह मिलती है, अंदर का वायु दाब कम हो जाता है, किसके अपेक्षा, बाहर के वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा, और तब सांस हमारे भीतर जाती है। और जब हमें सांस बाहर निकालना होता है, वापस से डायफ्राम ऊपर अपनी स्थिति में आता है, रिब केज तो जैसे अपनी स्थिति में मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने पे हमारे फेफड़े को पर दबाव पड़ता है, वो दबाव इतना होता है कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा हो जाता है, जिस कारण वो हम वायु क्या करते हैं, बाहर निकाल पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम लोग 4 व्हीलर जब चलाते हैं तो उसमें अक्सर बोलते हैं कि लोग को सीट बेल्ट लगानी चाहिए, हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। वो ऐसा करना हमारे लिए कैसे घातक होता है, ये चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपकी जानकारी में रहे कि जब भी हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, गाड़ी ऐसे चलाते रहते, तो गाड़ी का जो गोल स्टेयरिंग होता है वो सीधे, जब हम गाड़ी कहीं लड़ती है या हम हैंडल की तरफ झुकते हैं तो वो सीधे हमारे यहाँ पे आती है। जब स्टेयरिंग यहाँ पे लगती है, ठीक है, तो तुरंत ये डायफ्राम क्या होता है, ये एक ढोल आपने देखा, ढोल का जो ऐसे कमानी होता है उस पर पर्दा होता है, खींचा होता है, पर्दे पे जब बजाते हैं तो बजता है। तो उसी तरह ये एक तरह से पर्दा टाइप का होता है, खींचा रहता है ऐसे। लेकिन जब इस पे चोट लगती है तो तुरंत क्या होता है, डायफ्राम पंचर हो जाता है। पंचर होने के साथ ही जो खिंचाव था ये तुरंत खत्म हो जाता है। यानी जो ऐसे नॉर्मल स्थिति में तो खींचा रहता है ऊपर की तरफ, लेकिन जब हम सांस लेते हो तो नीचे जाता है, वापस सिकुड़ जाता है। लेकिन जब ये पंचर होता है तो जो सिकुड़ने वाला, जहां तक इस हड्डी को यानी रिब केज को रोकने की बात थी वो रोक नहीं पाता, और तुरंत रिब केज क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। रिब केज के कोलैप्स करते ही यानी दबते ही प्रेशर कहां पे पड़ेगा, हमारे फेफड़ों पे पड़ेगा। और फेफड़ा क्या होता है कि फेफड़ा जब एक बार उसकी दोनों लेयर आपस में ऐसे चिपक गई, ठीक है, अगर ऐसे चिपक गए उसके अंदर की सारी हवा निकल गई, ठीक है, तो ये वापस आप कितना भी इसमें प्रेशर डाल लो, बाहर से कुछ भी करके डालो, ये वापस फूलेगा नहीं, ठीक है, ये वापस क्या होगा, फूलेगा नहीं। जैसे आप एक गुब्बारा देखो, आप नया नया गुब्बारा खरीद के लाओ और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको खूब जोर से फूंक मारते हैं, लेकिन वो फूलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हैं ताकि उसके अंदर की जो दोनों लेयर है अलग हो जाए, उसके बाद उसको फूंक के फुलाते हैं। लेकिन शुरुआत में जब नया गुब्बारा था उसको खूब जोर लगाइए, लेकिन वो फूलता नहीं है, कितना भी आप जोर लगा लीजिए लेकिन नहीं फूलेगा, ठीक है। और उसको भी हम लोग रगड़ते थोड़ा सा ऐसे खींच के छोड़ते हैं ताकि उसकी जो आपस की जो दो लेयर थी आपस में चिपकी थी वो सही हो जाए। लेकिन ऐसा हम फेफड़े के साथ नहीं कर सकते, फेफड़े को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको लेके रब नहीं कर सकते, उसको खींच नहीं सकते ऐसे ऐसे करके। तो फेफड़ा जब एक बार चिपका तो बस चिपका रह जाएगा, वापस इसमें हवा नहीं आएगी। यही कारण है कि गाड़ी चलाते समय लोगों को बोला जाता है, 4 व्हीलर चलाते समय कि ड्राइविंग सीट पे आप सीट बेल्ट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और ताकि क्या हो, जब आप कहीं लड़े तो आपका सीना आपकी स्टीयरिंग पे जाके ना लगे, जिसके कारण आपका ये जो डायफ्राम है ये पंचर ना हो। पंचर नहीं होगा तो आप बचे रहेंगे, ठीक है। तो इस कारण बोला जाता है कि ड्राइविंग सीट पे आपको
सीट बेल्ट पहननी चाहिए। तो आई होप आपको जो क्रियाविधि की सांस अंदर कैसे आती है, सांस बाहर कैसे जाती है, सांस कब अंदर आती है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हमारे फेफड़े का दाब क्या होता है, कब कौन सा दाब कम होता है या कब कौन सा दाब ज्यादा होता है। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब हमेशा एक जैसा रहता है, बस हमारे फेफड़े का जो वायु दाब है, जो इस फेफड़े का अंदर का जो वायु दाब है वो अलग होता है। कब? जब डायफ्राम नीचे आता है, एरिया ज्यादा होता है, तो फेफड़े का वायु दाब कम हो गया, वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, मतलब वायुमंडलीय दाब तो वही था, लेकिन फेफड़े का दाब कम होने की वजह से यही वायु क्या हुई, नाक के द्वारा अंदर आ गई। अब यही वायु को हमको जब बाहर निकालना है तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडलीय दाब से हमको ज्यादा दाब चाहिए, कहाँ, अपने फेफड़े में उत्पन्न करना है। तो वापस ये जो डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है और ये रिब केस जो हमारा है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने से फेफड़े पे दाब पड़ता है जो कि बाहर के वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है, और वही सांस हमारी बाहर निकल आती है। तो ये सारी थी क्रियाविधि सांस लेने की फिजिकली। अब देखिए इसमें ये एक और चीज छूट रही है, उसको कर लेते हैं। अंतःश्वसन में जो पसलियां हैं ये बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियां बाहर की तरफ निकलती हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो पसलियां वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है, जिस पोजीशन में था। ठीक है। अब छींक क्या होता है, जब कभी हम सांस लेते हैं तो हमको छींक क्यों आती है? छींक इसलिए आती है जब हम सांस लेते हैं और उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाक में जब फंस जाते हैं तो यहाँ रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर तुरंत क्या करता है, हमें उत्तेजित करता है। ठीक है, उत्तेजना पैदा करता है, और उसी उत्तेजना से हम छींकते हैं। तो देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो धूल के प्रति जिन्हें एलर्जी होगी। ठीक है, धूल अगर जैसे झाड़ू लगाते समय धूल उड़ के नाक में गया तो उनको लगातार छींक आती रहती है। उन्हें कोई ऐसा सर्दी जुकाम नहीं रहता है, लेकिन उन्हें धूल से एलर्जी होती है। उनका यानी जो रिसेप्टर होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, और तुरंत क्या होता है, जैसे ही हल्का सा धूल या गर्दा उनके नाक के अंदर जाता है तुरंत उन्हें छींक आनी शुरू होती है। ये आपके परिवार में या आपके साथ भी कभी कभार हुआ होगा, आपने इसको गौर किया होगा। तो यहाँ पे आके ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आपको मैंने अच्छे से समझाया कि श्वसन कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, कैसे कैसे इसमें चीजें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज इसमें बता दी। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है। और अगली टॉपिक के लिए साथ बने रहिए। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग में साथ दीजिए, लॉकडाउन को पूरा फॉलो करिए, गर्म पानी हल्का पीते रहिए। ठीक है, ठंडी चीजों से दूर रहिए, एसी मत चलाइए, निरंतर साबुन से अपने हाथ हर 2-3 घंटे में धोते रहिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। ठीक है, अपने घर में रहिए, जो समय मिला है उसका उचित इस्तेमाल करिए, अपने अंदर की और स्किल को डेवलप करिए, नई नई किताबें पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।